नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ ही हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस में अंतर्द्वंद की स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस इस बार भी सदन में विपक्षी दल के नेता के बिना ही उतरी है। कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। कांग्रेस के सामने दुविधा इस बात को लेकर है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करे या फिर अब तक नेता विपक्ष ना चुने जाने पर सत्तारूढ़ दल के तानों का सामना करे। ऐसे में बिना नेता विपक्ष के कांग्रेस की सदन में भूमिका क्या रहेगी, ये सवाल है। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन कांग्रेस की स्थिति हर बार की तरह वैसी ही देखने को मिली। नेता विपक्ष के बिना ही कांग्रेस सदन में उतरी। अब किस तरह की भूमिका रहेगी, उस सत्र से क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती है, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कांग्रेस इस बार भी सदन में विपक्षी दल के नेता के बिना ही उतरी है। कांग्रेस अब तक विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई। इस पर कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने इतना ही कहा कि अब अंतिम फैसला पार्टी आला कमान को ही करना है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के नाम पर प्रस्ताव करके हाईकमान को भेजा जा चुका है। देखिए, कांग्रेस हाईकमान को ये निर्णय लेना चाहिए। बाकी रही बात विपक्ष के नेता की कमी की, तो ऐसी कोई बात नहीं। हर विधायक अपने अधिकारों से विधानसभा में आता है, उनके लोग भेजते हैं, अपनी बात रखता है। और वैसे भी नेता प्रतिपक्ष हमारे पहले जो हुड्डा साहब थे, उसी ने हैं 10 साल चीफ मिनिस्टर हैं, आज भी वो भूमिका निभा रहे हैं, अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर बीजेपी ने भी चुटकी ली। डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के नेता सदन में न होने पर उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, उसी प्रकार से कांग्रेस भी अपना बिना नेता चुने रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। और ये विधानसभा का दूसरा सत्र है जो बिना विपक्ष के नेता के चल रहा है। देखिए, मैंने तो पीछे भी जिक्र किया था कि ये रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम रहेगा कि दूसरा सेशन है जो बिना विपक्ष के नेता के चलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, उसी प्रकार से कांग्रेस बिना नेता चुने ये रिकॉर्ड भी अपना बनाने का काम करेगी। और मैं यही कहूँगा कि बाकी उनका अपना जो कह सकते हैं कि पार्टी का अपना निजी फैसला, निजी बात है, उस पर विचार वो लोग करेंगे। उधर इनेलो भी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने पर तंज कसने से नहीं चूकी। इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला ने साफ कर दिया कि पार्टी आलाकमान को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। देखिए जी, ये कमी उस पार्टी की है जिसको लोगों ने उस पद तक पहुंचाने का काम करा। और यदि जनता आप पे कोई विश्वास जताती है और आप उस विश्वास को पूरा ही ना कर सको, तो आप उस जनता के साथ एक धोखा करने का काम करते हैं। और क्या कारण है इनके बनते हैं, क्यों नहीं बनते एलओपी, वो ये बता सकते हैं कांग्रेस वाले आपको ज्यादा अच्छी तरह से। बहरहाल हरियाणा का बजट सत्र का आगाज हो चुका है। इस महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई। उन्होंने सदन में अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। हरियाणा न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो गया है। बजट सत्र से क्या उम्मीदें की जा सकती है और कांग्रेस की भूमिका किस तरह की रहेगी, ये सवाल अभी भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र, शुरुआत में चर्चा की आपसे ही करना चाहूंगा। बजट सत्र का आगाज हुआ है और राज्यपाल ने जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, तो वहीं कांग्रेस के आगे एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हुआ है कि आखिर नेता विपक्ष नहीं है। किस तरह की स्थिति सत्र के दरमियान देखने को मिलेगी? आज पहला दिन था और आगे आने वाले समय में क्या कुछ भूमिका विपक्ष की रह सकती है? देखिए सौरभ, आज 7 मार्च है, आज ओपनिंग हुई है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। जैसा एक रवायत है, एक परंपरा है, उसको पूरा किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद
श्रद्धांजलि दी गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीछे डेथ हुई है और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जो 5 बार सीएम रहे हैं, अर्जुन चौटाला उनके जो पोते हैं, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। दोनों महान हस्तियां थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला, अपनी अपनी भूमिका में दोनों लंबे टाइम तक याद किए जाते रहेंगे। कल 8 और 9 तारीख को सैटरडे संडे है। शनिवार इतवार हमेशा सदन की छुट्टी रहती है तकरीबन, अगर कोई ज्यादा जरूरी ना हो तो 8 और 9 तारीख को छुट्टी रहेगी। 10 को सोमवार को फिर से सेशन की सीटिंग होगी। कांग्रेस की जहां तक बात है, देखिए कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का अभी फैसला नहीं किया है। हाईकमान तो करना चाहता है, कल भी चर्चा हुई थी, लेकिन पार्टी के अंदर विद इन पार्टी जो इन फाइटिंग है, जो खींचतान है, उस वजह से शायद इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एक चीज ये तो तय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार सांसद भी रहे हैं जब शुरुआत थी उनकी राजनीति में मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मौजूद रहेंगे। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, वो भी 6ठी बार जीते, 6 या 7 बार चुनाव जीते, बहुत वरिष्ठ नेता है। बतौर विधायक तो भूपेंद्र हुड्डा या रघुवीर सिंह कादियान जो वरिष्ठ नेता है, बीबी बत्रा भी है और बड़े नेता है, गीता भुक्कल है जो कई बार जीत चुके हैं। देखिए कांग्रेस के नेता बतौर विधायक तो मौजूद रहेंगे, लेकिन विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली रहेगी। दूसरा आपको एक बार सौरभ ये भी बता दूं, ये सेशन 25 तारीख तक, 25 मार्च तक चलना था, लेकिन 3 दिन का समय बढ़ाया गया है क्योंकि काम ज्यादा है। और पहले ये था कि 13 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार अपना बजट पेश करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री भी है जिस तरह से मनोहर लाल थे। लेकिन अब 25 तारीख के बजाय 28 तक चलेगा ये सेशन, और बजट जो 13 तारीख को पेश किया जाना था उसको अब 17 मार्च को पेश किया जाएगा। कुछ रद्दोबदल हुआ है, तो कुल मिलाकर 7 तारीख है, 28 तक सेशन चलेगा। शनि इतवार की या कोई और गेस्टेड छुट्टियां होती है, वो छुट्टियां तो रहेगी, लेकिन सेशन के दिन काफी है। अब सवाल यह कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। पहला बजट होगा, उनका वित्त मंत्री भी है, और जिस तरीके से प्री बजट उन्होंने डिस्कशंस किए हैं, पानीपत आए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर भी गए, महिलाओं से भी बात की, खिलाड़ियों से भी बात की, लगातार उन्होंने उनका व्यू पॉइंट जाना है। और आपको बता दूं 1.98 लाख करोड़ पिछला बजट जो था मनोहर लाल जी के टाइम 1,89,000 करोड़ का पेश हुआ था, लेकिन इस बार जो लेंथ ऑफ बजट है वो 1.98 मतलब 1,98,000 करोड़ का ये बजट होगा, अब तक का बड़ा बजट। अब पैसा कैसे आएगा, पहली दफा बजट मुख्यमंत्री को पेश करना है, वो एक्सपर्ट्स की राय भी ले रहे हैं। और आपको बता दूं 8वें वेतन आयोग है, उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया और हरियाणा ने भी किया है। और सबसे बड़ी योजना जो सरकार पर बड़ा बोझ है 10 से 12 हजार करोड़ का प्रावधान करना। महिलाओं को जो 2100 रुपए, हालांकि ये फैसला हो चुका है, सभी महिलाओं को नहीं मिलेंगे। जो बीपीएल 1,80,000 सालाना जिनकी आमदन है, मतलब बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये 2100 रुपए जो ऐलान किया गया था, एक बड़ा वादा था बीजेपी का चुनाव से पहले, उसके लिए 10 से 12 हजार करोड़ का प्रावधान बजट में किया जाना है। 3.5 लाख करोड़ के बीच कर्जा भी है, उसका ब्याज, पेंशनर्स को देना, कर्मचारियों की सैलरीज हैं, बहुत सारे खर्चे भी हैं। हालांकि जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा के 5वें नंबर पे रहा है, कुछ उसका रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन खर्चे भी कम नहीं है। 8वें वेतन आयोग, वो भी, उस पे भी काम करना है, महिलाओं को 2100 रुपए। तो मेरे को लगता है बहुत क्रंच तो रहेगा, वित्तीय संकट तो रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट कितना अच्छा हो सकता है, क्या उम्मीदें जगा सकते हैं, ये मुख्यमंत्री पर है। महेश, शासन से किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं, क्योंकि दूसरा सत्र है जो बिना नेता विपक्ष के है, और ऐसे में कांग्रेस की भूमिका की हम बात करें तो क्या कुछ नजर आती है? अंतर्द्वंद की स्थिति से तो पार्टी जूझ रही है, लेकिन अब सदन में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, कल इसी विषय पर हम जिक्र भी कर रहे थे और लग रहा था कि नहीं तय कर पाएगी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी, और वही हुआ भी। यहाँ पर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनाई गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नाम जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है, लेकिन बावजूद इसको उसका ऐलान नहीं किया जाना, इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर मुकाबले की स्थिति है। यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति भी है जो उस नाम को जाहिर नहीं होने देना चाहती, यानी उस नाम पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा रही है। जहां तक संभावनाओं की बात है, मुझे लगता है कि बेहतरीन घोषणाएं इस सत्र में होने वाली है। उसकी वजह है दरअसल नायब सिंह सैनी अब तक जितने भी रैलियों में खड़े हुए, जितने भी राजनीतिक मंच पर खड़े हुए, जीतने के बाद, मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद भी जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधन किया, उसमें हर घोषणा में ये बात वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि
3 गुना रफ्तार के साथ जो है ट्रिपल इंजन का वो जिक्र कर रहे थे, तो उसके साथ साथ 3 गुना रफ्तार के साथ हमें काम करना है। ये जो शब्द है बार बार मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते रहे। अगर 3 गुना क्षमता के साथ हरियाणा का विकास करना है तो उन्हें पहले दिन से इसकी शुरुआत करनी होगी, यानी पहले ही सत्र से इसकी शुरुआत करनी होगी। और बतौर वित्त मंत्री यहाँ पर बड़ी जो घोषणाओं की बात है वो नायब सिंह सैनी से उम्मीद आप कर सकते हैं कि यहाँ पर विकास को लेकर एक बड़ी इबारत यहाँ पर लिखने का काम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जाएगा, जो वक्त की जरूरत भी है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि गुजरात की तरह हरियाणा में भी बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे। ये जो भूमिका, ये जो नींव है तैयार की जा रही है निकाय चुनावों के दौरान। हमने देखा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए किस तरीके से पार्टी खुद को मजबूत कर रही थी और कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रही थी। तो यहाँ पर मैं मान सकता हूं कि विकास के लिहाज से, घोषणाओं के लिहाज से बेहतरीन बारिश यहाँ पर होने वाली है। ट्रिपल इंजन का जिक्र नायब कर रहे थे, तो ट्रिपल इंजन की रफ्तार भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश नायब सिंह सैनी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री, बतौर वित्त मंत्री की जाएगी। जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अघोषित नेता प्रतिपक्ष हैं। वो पहले भी इस भूमिका को निभाते रहे हैं। पिछले सत्र में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के पास उस वक्त भी नहीं था, लेकिन वो भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा बखूबी निभा रहे थे। और इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वो भूमिका निभाने जा रहे हैं। अशोक अरोड़ा को जिस तरीके से हमने सुना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के मुख्यमंत्री भी हैं और एक लंबा राजनीतिक अनुभव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, तो यकीनन अघोषित लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे। और कल के कार्यक्रम में भी हम जिक्र कर रहे थे कि अगर 37 में से 32 कांग्रेसी विधायकों का सबसे ज्यादा समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, तो ये मानकर चलिए कि उन 32 विधायकों की शक्ति भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही है। और आंखों के इशारे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को, यानी कांग्रेसी विधायकों को चलाने की कोशिश करेंगे। कम से कम 32 पर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंखें असर दिखाएंगी ही। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित ना सही अघोषित भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। वीरेंद्र जी, विपक्ष की स्थिति को देखा जाए तो मौजूदा स्थिति में अभी तक चुनाव नहीं हो पाया, जिसकी हम अक्सर चर्चा भी करते रहे हैं अपनी कार्यक्रम में। और सवाल ये कि चुनाव ना होना पहली चीज, दूसरी चीज ये जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि अघोषित नेता विपक्ष मान लिया जाएगा भूपेंद्र हुड्डा को, भूमिका कांग्रेस की क्या कुछ रहने वाली है? और बजट सत्र का आज आगाज हुआ है, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इस सत्र से? पूरे सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस ने अभी अपने जो नेता विपक्ष है उसकी घोषणा में विलंब क्यों हो रहा है, ये कांग्रेस हाईकमान पर निर्भर करता है जी। विधायकों की राय जा चुकी है और जो पर्यवेक्षक हैं वो भी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। अब कांग्रेस हाईकमान इतना समय क्यों ले रहा है, इसे पहले भी होता रहा है। मतलब ये पहली बार सिर्फ हरियाणा के मामले में हो रहा है ऐसा नहीं है, अन्य राज्यों के मामले में भी ऐसा हुआ है। मतलब जो कांग्रेस में ये अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है, इससे संगठन में निराशा का वातावरण आता है। अगर विधायक दल के अगर नेता के रूप में पहले ही घोषणा कर दी जाए तो वो जो कांग्रेस विधायक जो और प्रखर और प्रमुखता के साथ मुद्दे उठा पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठ नेता है, उनको पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलती है, लेकिन जब तक विधिवत रूप से घोषणा ना हो जाए तब तक एक जो है विधायकों में जो एक उत्तेजना और उत्साह का वातावरण होना चाहिए वो नहीं बन पाता जी। और देखिए, विधायकों की जो ये विधानसभा के सत्र के अंदर ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो होगा वो विपक्ष की जो भी गतिविधियां होंगी ताकि विपक्ष हावी न होने पाए। अब देखिए, अनिल विज पहले जब थे काफी आक्रामक मुद्रा में रहते थे, इस बार ये रहेगा कि अब वो उनकी भूमिका पहले जैसे आक्रामक रहती है नहीं रहती। और जब देखिए संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा हैं, उन्हें भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा कि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में वो किस तरह की छाप छोड़ते हैं। और अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला क्या अपने जो पहले जो अभय चौटाला रहे हैं उनके अनुसार ही आक्रामक रहते हैं? अब सबकी भूमिकाओं पर लोगों की नजर रहेगी। देखिए, बजट सत्र में काफी समय है, अवधि काफी है, तो इसके अंदर हर विधायक जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे भी उठाएगा और सरकार भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी। लोगों को सरकार से काफी अपेक्षा है। सरकार ने जो संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको पूरा करने की दिशा में कितना कारगर कदम उठाती है, और कुछ घोषणाएं हैं जो सरकार जिन पर अमल कर रही है और कुछ अभी घोषणाएं होनी है। तो कुल मिला के सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं इस विधानसभा सत्र से ज्ञात होंगी, लेकिन विधायकों के लिए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य होते हैं
उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर कितना अमल होता है और अफसरशाही कितना हावी रहती है। प्राय सभी विधायक ये शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें जो है अधिकारियों की ओर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता, जो एक प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया जाता, अधिकारी नहीं करते हैं, इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। और पहले भी जो थे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, वो इन शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेते थे। अब हरविंदर कल्याण से भी अपेक्षा की जाती है कि जो भी विधायकों की इस तरह की समस्याएं आएंगी, जो विधायकों को उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा, उस दिशा में भी वो कारगर कदम उठाएंगे। तो इस सत्र से लोगों को भी कई अपेक्षाएं टिकी हैं और विधायकों को भी लगता है कि अभी कई मामले लंबित हैं। अब कई जिलों की घोषणा होनी है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उस पर सरकार क्या घोषणा करती है। तो हर एक अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं तय हैं। तो अपने संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की भूमिका निभाती है, किस तरह की घोषणाएं करती है, सबको इस पर निगाह रहेगी। देवेंद्र, जो बैलेंस की स्थिति हमने देखा कि नायब सैनी ने कई बार गाहे बगाहे ये भी चर्चाएं उठी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी भी जो समस्याएं उनको हल करते नजर आए थे। तो क्या वो जो संतुलन है, एक बैलेंस है पक्ष विपक्ष का, वो इस बार पूरे सत्र में देखने को मिलेगा? क्योंकि एक अलग तरीके से जो कार्यप्रणाली रही है सीएम सैनी की, वो कहीं ना कहीं उसकी भी चर्चाएं जोर पकड़ती रही हैं गाहे बगाहे। देखिए सौरभ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में बीजेपी वर्कर्स कहते हैं कि मंद मंद मुस्कुराते हैं, अक्सर उनको गुस्सा नहीं आता और एक कुल मिलाकर एक अच्छे राजनीतिक हैं नायब सिंह सैनी। हमने देखा है मुस्कुराते रहते हैं, जो जब जरूरत तो बोलते भी हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं। ये हमने कई रूप उनके देखे हैं इन दिनों में जी। लेकिन एक अच्छे मुख्यमंत्री होने के नाते उनको समझना होगा 48 सीटें बीजेपी जीतकर तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है, लेकिन 37 सीटें तो कांग्रेस की भी आई हैं जी। पिछली बार 2019 के चुनाव में 31 सीटें थी, लेकिन एक विधायक की डेथ हो गई और कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़कर बीजेपी में चल गए। 29 रह गए थे जब चुनाव हुए, 31 से 29 रह गए थे, लेकिन अब 37 है, 31 से 37 है। 37 विधायक बहुत संख्या होती है। आप देखिए 3 दर्जन से भी ज्यादा विधायक है। मुख्यमंत्री भी चाहेंगे कि कोई 5-7 विधायक वाला विपक्ष नहीं है। 37 विधायक है, उन्होंने कई अनुभव हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा कई बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। रघुवीर सिंह कादियान बहुत वरिष्ठ नेता हैं। गीता भुक्कल है, इनके अलावा भी बीबी बत्रा है रोहतक से। कई मतलब आधा दर्जन से ज्यादा जो वरिष्ठ है, कई बार विधायक रह चुके हैं, तो वो सीनियर भी हैं। देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी, पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया, लेकिन उन साफ रखें कि मेरी तरफ से कमी नहीं है, हम विपक्ष को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, उनको मौका भी दे रहे हैं, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनको भी जितवाया और 37 विधायक कम नहीं होते। तो मेरे को लगता है मुख्यमंत्री विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, लोगों ने बहुमत दिया है, सरकार बनी है, लेकिन विपक्ष की अनदेखी ना करें और विपक्ष को यह आरोप लगाने का मौका ना मिले कि हमारी बात नहीं सुनी जाती या हमें ज्यादा पूरा समय नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात मैं आपको सौरभ ये कहता हूं, 90 विधानसभा के जो विधायक चुनकर आए हैं उनमें 43 नए थे। हमने देखा 43 विधायक बिल्कुल नए थे। ज्यादातर उनमें बीजेपी के चेहरे थे, जो टिकटें बदली गई, उनकी कटी कुछ की, और कांग्रेस में भी है 43, मतलब आधे विधायक जो है नए हैं। उनको पिछले सेशन में ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन ये बजट सेशन है, उनके लिए भी सीखने को बहुत कुछ है कि बजट सत्र जब होता है तो कुछ अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, सीखने के लिए उनका भी मौका है। अपने वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, या कैसे प्रोटोकॉल क्या कहता है, एक संयम क्या होता है, मर्यादा में रहना चाहिए, बोले या कुछ जाहिर करें तो उसका प्रभाव छोड़े। तो एक बजट सेशन मैं चाहता हूं एक सकारात्मक संकेत छोड़े तो अच्छा रहेगा, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए। और मुख्यमंत्री की कोशिश जरूर रहेगी कि विपक्ष को पूरा मान सम्मान दे, उनको साथ लेकर चले और प्रदेश की जनता को दिखाएं। 2 करोड़ 65 लाख से ज्यादा आबादी हरियाणा की हो चुकी है, हालांकि छोटा सा प्रदेश है, पूरे जो देश है उसका 2% है हिस्सा, लेकिन हरियाणा के तमगे बहुत है। खेलों की बात हो, उद्योगों में हो, अच्छी सरकार, जीएसटी अभी जो 2 दिन पहले तालिका आई है जी, जो उसमें 5वें नंबर पे जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा 5वें नंबर पे है। जो अच्छा प्रदर्शन करे राज्य उनमें हरियाणा का भी नाम है। तो हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, प्रगतिशील राज्य है, खेती में बहुत कमाल कर रहा है, खेलों में, व्यापार में, राजनीति में भी। तो मैं समझता हूं मुख्यमंत्री इस बजट सेशन को
प्रदेश की जनता और बाकी मुख्यमंत्री को, बाकी राज्य सरकारों को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से नया मुख्यमंत्री, ज्यादा अनुभव नहीं है उनको, दूसरी बार बनाया गया, 6, 7, 8 महीने का अनुभव है, लेकिन एक अच्छी सरकार चलाएंगे तो अच्छा प्रभाव रहेगा और उनकी साख बढ़ेगी इससे। अब महेश, पहले दिन हमने देखा कि सदन में हंगामा देखने को मिला। आने वाले दिनों में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या जिस शांतिपूर्ण सुचारू रूप से सदन को चलाने की हम चर्चा अक्सर करते भी रहे हैं, क्या वो देखने को मिलेगी? क्या तालमेल बैठ पाएगा? ये तमाम सवाल अब गहराने लगे हैं क्योंकि सदन की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। देखिए, शुरुआत भले ही हंगामे के साथ हो, लेकिन नायब सिंह सैनी एडमेंट नहीं है। मनोहर लाल खट्टर का जिस तरीके का नजरिया होता है, जिस तरीके से वो डीलिंग किया करते, चाहे वो पब्लिक डीलिंग की बात हो, चाहे पॉलिटिकल लोगों से बातचीत की बात हो, एक एडमेंट जो नजरिया है वो मनोहर लाल खट्टर का देखने को मिला करता था। लेकिन नायब सिंह सैनी अलग है, वो एक अलग अंदाज में काम करते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते हर चीज को वो झेल भी जाते हैं, बोल भी जाते हैं। और यहाँ किसी को मानने मनाने की जरूरत हो तो नायब सिंह सैनी उसमें जरा भी देर नहीं लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय वो बर्बाद होने देंगे। अगर किसी बात पर चर्चा परिचर्चा की अगर जरूरत है तो जरूर उस वाद विवाद की परिस्थिति तो हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन टकराव की परिस्थिति देखने को मिलेगी ऐसा उसकी संभावनाएं मुझे थोड़ी कम लगती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह नायब सिंह सैनी यहाँ पर लगते हैं। नायब सिंह सैनी दरअसल रूटों को बनाने में उन्हें एक अलग तरह की एक क्वालिफिकेशन आप उनकी मान सकते हैं। और नायब सिंह सैनी किसी भी एक विपरीत परिस्थिति, जो कि कह सकते हैं कि स्टैग्नेंट अगर कोई स्थिति बनती है तो उसे तोड़ने का काम, उस बर्फ को पिघलाने का काम नायब सिंह सैनी जरूर करेंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि शुरुआत तो हंगामे से और विपक्ष से आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि अपने मुद्दों को लेकर वो अपनी आवाज मुखर करें, ताकि मीडिया में वो बात जाए कि विरोध जो है यहाँ पर किया गया सरकार का। तमाम वो चीजें खबरों के लिए भी जरूरी होती हैं, लेकिन इतना मानकर चलिए कि नायब सिंह सैनी एडमेंट नहीं है। वो अपनी बात को मनवाने का हर तौर तरीका इख्तियार करेंगे और रूठों को मनाने में बहुत ज्यादा देर नायब सिंह सैनी नहीं करते हैं। और चूंकि अभय सिंह चौटाला भी सदन का हिस्सा नहीं है तो पहले से गरिमामय ये सदन रहेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हमने देखा कि अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से मुख्यमंत्री को संबोधित किया करते थे, जिस तरीके से सदन के पीठासीन चेहरे पर जिस तरीके से वो टिप्पणी किया करते थे, तो तमाम ऐसी चीजें हमने पिछले सदनों में देखी है जब यहाँ पर अभय सिंह चौटाला सदन का हिस्सा थे। लेकिन इस बार अभय सिंह चौटाला सदन का हिस्सा नहीं है, दुष्यंत चौटाला उस सदन में नहीं है, तो एक अलग तरीके का जो तस्वीर है वो बनती हुई नजर आएगी। और मुझे नहीं लगता कि इस बार अनिल विज कोई बहुत ज्यादा एडमेंट होने वाले। अनिल विज उस लहजे में भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अब एक और बड़ी जो गतिविधि होने जा रही है, बड़ा जो परिवर्तन होने जा रहा है यहाँ पर, जो कैबिनेट है उसमें भी फेरबदल की बात सामने आ रही है। इस सत्र के खत्म होने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल नायब सिंह सैनी की तरफ से हो, और एक ऐसे मंत्री जो कि सबसे वरिष्ठतम माने जाते हैं और जो सरकार के फॉर्मूले में फिट यहाँ पर नहीं हो रहे, हो सकता है कि उन्हें बदल दिया जाए। तो ऐसे में ये बात वो खुद मंत्री भी समझ रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पर वो उनका तौर तरीके, वो उनके नजरिए, वो उनके टकराने का जो अंदाज है इस बार शायद सदन में देखने को ना मिले। वीरेंद्र जी, बड़ा बजट है, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, कांग्रेस की भूमिका का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। 1,98,000 करोड़ का ये बजट 17 तारीख को पेश किया जाएगा। देवेंद्र ने जिस तरह से बताया, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, कितनी अपेक्षाएं की जा सकती हैं इस बजट से? क्या कुछ इस बजट में सम्मिलित होगा? क्या कुछ देखने को मिलेगा? कौन कौन से वो मुख्य बिंदु होंगे जिनको ये बजट टच करेगा? क्या सभी की महत्वाकांक्षाओं पर पूरा उतरने की दिशा में सरकार काम करेगी? क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल सरकार की योजनाओं को और उपलब्धियों को गिना रहे हैं, उससे क्या कुछ हम आकलन कर सकते हैं? देखिए, अब पहले बजट में उस तरह का कोई विशेष आकर्षण नहीं रहता। कारण है जब जीएसटी लागू होने के बाद अब जो है वो सरकार के अंदर जो पहले बजट के अंदर अब तो कर रहित बजट ही आते हैं। अब हालांकि देखिए सरकार के पास तो पर्याप्त अवसर है, अब तो कोई चुनावी वर्ष है नहीं, तो सरकार अपना जो फोकस है वो किस दिशा में देना चाहती है वो स्पष्ट होगा। देखो, उद्योगों को भी जो है सरकार जो सब्सिडी देना चाहती है, और हर तरह की देखिए सरकार का हर वर्ग को जो है रुझाने का प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से, हर समुदाय से, हर जो समाज के हर वर्ग से अपनी राय ली है बजट के बारे में। जो प्री बजट चर्चा की है उसमें कितना वो खरा उतरता है, किस इन लोगों का उन पर जो वे विश्वास जमता है, बजट के अंदर क्या परिलक्षित होगा, ये तो तभी स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि इसके अंदर उद्योगों को कितनी सब्सिडी देनी चाहिए, किस तरह उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है,
क्योंकि देखिए अब रोजगार के दिशा में सरकार के पास तो जो सीमित साधन है, लेकिन जो निजी उद्योग हैं वो किस तरह से बेरोजगारों को अपने यहाँ समायोजित कर सकते हैं और उद्योगों को किस तरह की रियायतें दी जानी चाहिए, तो ये सरकार की प्राथमिकताएं तय होंगी। जब 2100 रुपए देने की बात है महिलाओं को, वो बीपीएल परिवारों को दी जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, ऋण की जो सरकार पर है, जो ऋण बढ़ता जा रहा है, सरकार पर बहुत ज्यादा ऋण है, उस ऋण को पूरा करने के लिए भी सरकार के पास किस तरह का प्रावधान किया जाएगा, ये तो एक आर्थिक विशेषज्ञ उस तरह से तय करते हैं। और आंकड़ों की कलाबाजी है, आम आदमी का जीवन स्तर कितना सुधरता है, उसको क्या राहत मिलती है। देखिए सरकार के विकास परक योजनाओं पर काफी राशि खर्च करती है जी। सरकारी अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या स्थिति बनी हुई है ये छिपी हुई नहीं है। देखिए सरकार दावा भी करती है, प्रयास भी करती है, लेकिन स्वास्थ्य दिशाओं की दृष्टि में बहुत ठीक है। शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार की जो दूरगामी योजना है उस पर भी असर आएगा, उसका भी एक परिलक्षित होगा बजट के अंदर। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और ये हमें बजट में ऐसा दिखाई भी देगा। बिल्कुल, अब बजट सत्र का आगाज हो चुका है, उम्मीदें जरूर बंधी हुई हैं और सुचारू रूप से सदन की कार्यप्रणाली चलेगी, इसकी भी उम्मीद की जा सकती है। अब आगे कांग्रेस की भूमिका किस तरह की रहेगी, एलओपी कांग्रेस को कब मिलेगा, विपक्ष का नेता कब आएगा, तमाम सवाल अब गहराने लगे। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, तमाम उपलब्धियां जरूर गिनाते हुए नजर आए हैं सरकार की राज्यपाल। अब ऐसे में सदन की आगे कार्रवाई क्या कुछ होगी, देखने वाली बात होगी।